कल बनाकर इस शुगर का जो कमीशन चला था सब्सिडी वाला, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी उनका तो किरदार कोई नहीं है। तो आज हमारे अपोजिशन लीडर साहब पूरे पाकिस्तान को, सिंधी कौम को, सहाफ़ियों को ये बताएंगे कि इस हम्माम में सबसे ज़्यादा जो बदनाम है वो मुराद अली शाह है। सिंध को तबाही का जिम्मेदार मुराद अली शाह है। 2008 से ख़जाने की कुंजी मुराद अली शाह के पास है, पहले फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे और उसके बाद वज़ीर आला के तौर पर। सिंध में जो ख़जाने पे अरबों रुपए का डाका डाला गया, 15,500 अरब जो 12 साल में आए, उस 15,500 अरब में जो ओमनी ग्रुप और दीगर जरदारी ग्रुप को डाला गया, उसका जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध और वज़ीर ख़जाना सिंध मुराद अली शाह की सूरत में है। तो आज नकवी साहब ने एक तफसीली बात करनी है कि सब भूल गए थे, बड़ा मासूम है बेचारा, मैं करा रहा हूँ सर। इसलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह और सिंध के इशू पे शुगर केन जिनके हकूक़ पे डाका डाला गया वो सब सिंध के अहम शख्सियात यहाँ मौजूद है। मेरे दाएँ जनाब गुल मोहम्मद रिंद साहब साबिका ब्यूरोक्रेट भी हैं, तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा भी हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब आगा अरसलान साहब, बहुत सीनियर पार्टी के रहनुमा, हमारे साबिका सूबाई रहनुमा है। इस वक्त हमारी जो एक सिंध का पूरा हमारी मेन टीम है उसका हिस्सा है। मेरे साथ जनाब हुनैद लाखानी साहब बैतुल माल के सरबराह भी हैं, हमारे पार्टी के रहनुमा भी हैं। उसके साथ आगा अब्दुल मजीद पठान साहब पार्टी के हमारे सच्चाई का नवाबशाह से ताल्लुक़ है, आगा साहब का शिकारपुर से ताल्लुक़ है। नवाब जैद तालपुर साहब, आपने 2 नंबर तालपुर देखा होगा, हम 1 नंबर तालपुर भी आपको दिखाते कुनरी का। नवाब जैद तालपुर साहब हमारे पार्टी के साथी हैं। जनाब जाम फारूक साहब सांगढ़ से, जाम मुराद अली से, उसी खान जाम करम अली साहब के साहबजादे हैं, बड़े ज़मींदार हैं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। हमारे समीर मीर शेख साहब, इन्होंने अभी पीपल्स पार्टी के गन से निकल के ये हमारे पास आ चुके हैं। और उसके बाद मेरे साथ हाजी निसार हराई साहब, एक हमारे, आपको पता है सिंध में बहुत बड़ी तादाद हमारे पंजाबी सेटलर्स की है। हाजी निसार हराई एक बहुत बड़े ज़मींदार हैं कुनरी के, तहरीक इंसाफ के हैं। ये तमाम लोग मौजूद हैं जो स्टेक होल्डर हैं, जो मुतासरीन हैं इस सूबा सिंध पे मुराद अली शाह के डकैतियों के, जिसको चोरी किया, इनका माल चोरी किया उसने। आज नकवी साहब से बताएंगे, इसके बाद मैं ज़रा आपसे बात करूँगा। आइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कहानी कहाँ से शुरू करूं? बात कहानी की नहीं है, दास्तान की। दास्तान भी किस बात की है? बर्बादी की है। बर्बादी भी कहाँ की बात है? सिंध की है। और किसके हाथों हुई वो अब आप सुनिए। सुनता जा, शर्माता जा। मैंने बड़े गौर से भतीजे मुर्तज़ा वहाब BMW, इसके उसके वालिद साहब वहाब सिद्दीकी मेरे साथ पढ़ते थे, वालदा भी उनकी पढ़ती थी। तो मैं बैरिस्टर के बजाय उन्हें बैरिस्टर वाले काम बंद कर दिए, तो मैं अब उन्हें भतीजा मुर्तज़ा वहाब कहने लगा। उन्होंने बड़ा, उनके साथ मैं नासिर भाई जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन जब लोग झूठ बोलने लगते हैं तो मुझे बड़ी दिक्कत होने लगती है और मैं फिर वो अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, रोक लेता हूँ। उनको एक और मौका देता हूँ कि झूठ बोलने से परहेज करें और सच पे आ जाएं। उन्होंने कहा कि हमने किसी शुगर मिल को कोई सब्सिडी नहीं दी। दुरुस्त कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा। लेकिन वो जितनी सब्सिडी दी, जिसको भी दी, जैसे भी दी, पहुंची शुगर मिल के पास। वो कहानी और दास्तान वो मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा जी, शुरू करते हैं। पहली चीज कि उन्होंने कहा कि जो सब्सिडी थी वो हमने ग्रोअर को दी। मैं चैलेंज करता हूं, जिस कमीशन का वो कह रहे थे कि नहीं है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मैं एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली डिमांड करता हूं फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि एक सिंध स्पेसिफिक शुगर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए और उसमें क्या क्या इंक्वायर किया जाए वो मैं बताता हूं कि ये उस इंक्वायरी रिपोर्ट को कवर करना है।
पहली चीज, ये जितना पैसा था ये कब दिया गया? फार्मर को उस वक्त दिया जाता है जब वो शुगर केन फैक्ट्री पे लेके आता है। ये पेमेंट हुई है जब क्रशिंग सीजन खत्म हो रहा था। तो जब क्रशिंग सीजन खत्म हो रहा था तो रिकॉर्ड जाके चेक करें, वो जो शुगर इंक्वायरी कमीशन ने कहा पर्चियां थी, डबल बुक्स थी, ट्रक के ड्राइवर्स के एनआईसी थे, ग्रोअर्स का तो नाम ही नहीं था। बीच में जो ब्रोकर्स हैं, एक मशहूर हैं मंजूर वसान साहब के आदमी जावेद हबीब साहब, या हबीब शेख साहब, वो आज भी अंसारी शुगर मिल कहती है कि उनके 100 करोड़ रुपए देने। कमाल के लोग हैं, 100 करोड़ रुपए दे के भी भूल जाते हैं, लेना नहीं पसंद करते। तो ये जितने पैसे दिए गए, ये इतने काश्तकार बैठे हुए सब इसके गवाह हैं। दूसरे, जो रेट तय किया गया था, क्या वो रेट दिया गया? ये काश्तकारों से जो मोहब्बत करते हैं, इस वक्त भी जो 182 का रेट था और उससे पिछले साल 170 का रेट था, उसके पैसे अभी तक नहीं दिए गए ग्रोअर्स को। जो बैलेंस पैसे हैं, अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो उस शुगर माफिया से, जिसमें 18 शुगर मिलें जो हैं वो जरदारी के दोस्तों की और जरदारी की हैं। टोटल सिंध में कितनी शुगर मिलें? 38 शुगर मिलें। चल रही कितनी है? 34 में से जरदारी और ओमनी ग्रुप की 18 शुगर मिल्स। अब देखिए, और उसके अंदर अगर मैं आपको इनकी प्रोडक्शन की फिगर्स दूंगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी शुगर मिलों पे इन्हें हाथ किया है, तो इनका शेयर सिंध की शुगर मिलों की प्रोडक्शन के लिहाज से बहुत ज़्यादा है मिलों के मुकाबले में। फिर क्या हुआ? कांटे, ये कांटा आप समझते हैं, वो कांटा नहीं जो हमें पीपीपी वालों के लिए, उस कांटे की बात नहीं कर रहा मैं, वेइंग ब्रिज की बात कर रहा हूं। वेइंग ब्रिज को भी कांटा कहते हैं। उस कांटे के, ये कांटे जो हैं वो सारे मैनिपुलेटेड थे। उन सब में डंडी मारी भी थी 50 मन से 100 मन की। यह गरीब फार्मर का ख्याल, वो किसी और कांटे से करवा के आता था कुछ और वजन, इनके कांटे पे करवाता था कुछ और वजन। सो रही थी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, क्यों किसान के साथ जुल्म होने देते हैं? चलिए वो भी छोड़िए। फिर क्या हुआ? पेमेंट ऑफ बिल्स। शुगर कमीशन का ऑर्डर था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। फार्मर को ये पेमेंट नहीं हुई, और ये बड़े वाले जो सरकार में बैठे हुए थे वो खुद भी नहीं दे रहे थे पैसे, और जो दूसरी मिल वाले थे उनसे कहते तुम भी नहीं दो वरना तंग करेंगे तुम्हें। ये है मोहब्बत काश्तकार के साथ। फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की गई ओमनी ग्रुप के खिलाफ कि जी उन्हीं ने पैसे नहीं दिए। आज की तारीख अभी तक सिर्फ 60% पेमेंट हुआ है, और 30 रुपए मन जिसका मैंने जिक्र किया है वो अभी भी ओमनी ग्रुप ने देना है। इसके अलावा काश्तकार को क्वालिटी प्रीमियम दिया जाता है। अब ये क्वालिटी प्रीमियम क्या है? क्वालिटी प्रीमियम, अगर 9% से ज़्यादा रस निकले गन्ने में से तो हर 1% पे 50 पैसे फी मन इजाफी कीमत दी जाती है। सिंध की शुगर मिल्स को इस वक्त जो निकल रहा है वो तकरीबन 11% है। सबसे खराब रिकॉर्ड 10.5% का है। इन शुगर मिल के मालिकों ने उसको 9% दिखाया और पिछले 3 साल से प्रीमियम नहीं दे रहे, और सिंध की हुकूमत खामोश है। अब एक और कहानी पे आते हैं। कमाल की कहानी है। कमाल की कहानी यूं है,
2004 तक सिंध में 28 शुगर मिलें थीं, अब 38 शुगर मिले हैं। 2000 के बाद और ख़ास तौर पे 2005 के बाद जितनी शुगर मिलें बिकी हैं, उसकी दास्तान बड़ी अजीब है। देखिए ज़बरदस्ती, अब उसकी दास्तान ये मैं अब हवाले जो है अखबारों के देना चाहता हूँ। अभी समा ने एक डिटेल रिपोर्ट की शुगर के ऊपर, उससे पहले न्यूज़ ने की। वो कहते हैं कि सिंध के अंदर 5 शुगर मिलें थी 4 प्राइवेट पार्टीज के पास, जो प्रेशर के जरिए ओमनी ग्रुप को बिकवाई गई। उसके फ्रंटमैन, क्या नाम था भाई उनका, हुनैर लखानी साहब, आपने अभी बताया। नहीं, फ्रंटमैन जिन्होंने फंडिंग की थी शुगर मिल की, जो सामने वजीर साहब, एजी मजीद ने भी सामने मेरे पास यहाँ भी है, अभी बताता हूँ। तो ये दो, इसमें से जो पार्टियां थी उसमें एक रफीक मुस्तफ़ा शाह साहब भी, उन्होंने वादा किया है कि अगली दफ़ा वो मेरे साथ बैठेंगे और वो तमाम वाक़यात बताएंगे कि उनको कैसे प्रेशराइज किया गया। वो लार शुगर मिल के मालिक हैं, जिसको अब ख़रीद लिया गया है। फिर पांगरे शुगर मिल, ये सिंध हाई कोर्ट के ऑफिशियल असाइनी से ख़रीदी गई। इसके प्रीवियस ओनर जो हैं वो भी कोर्ट में गए हुए हैं। क्या प्रेशर इस्तेमाल किया गया? कंपनी को 40 करोड़ रुपए से अंडर वैल्यू किया गया और इसकी कीमत 40 करोड़ रखी गई और कोर्ट से इन्हीं ने 17.5 करोड़ में ख़रीद लिया। फिर जिन साहब का मैंने जिक्र किया, लार शुगर मिल वाले का, उनके 100 एकड़ ज़मीन भी थी, उनके ख़िलाफ़ भी प्रेशराइज किया गया, पुलिस के ज़रिए ज़मीनों पर कब्ज़ा कराया गया। इसी तरह बचानी शुगर वालों फैमिली की टंडू वाला यार चंबर शुगर मिल, उसके ऊपर भी प्रेशर डाल के ख़रीद लिया गया। फिर आगे चलिए, दीवान ग्रुप की खोसकी और भवानी शुगर मिल, वो भी किसने ख़रीदी? ओमनी ग्रुप। सिंध में बड़े बड़े सेठ पड़े हैं, शुगर में बेतहाशा मुनाफा है। जितनी शुगर मिल बिकती है, चाहे वो कोर्ट के जरिए बिके, चाहे वो प्राइवेटली बिके, खरीदार एक है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? क्या ये मुमकिन है? क्या इसके अंदर आपको कुछ, क्या कहते हैं, दाल में काला नजर आता है? काली काली है या दाली पूरी काली है? इससे कि जहां एंटी करप्शन में एंटी करप्शन शामिल हो जाएं, वहां यही हाल होता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ पहली शुगर मिल थी एक दादू शुगर मिल, कमाल का काम हुआ। इसकी कहानी तो सबसे मज़ेदार कहानी है। ये जब से शुगर मिल चलनी शुरू हुई, इसने आज तक कभी मुनाफा किया ही नहीं। पहली फैसला किया गया कि शुगर मिल बेच दी जाए। शुगर मिल बेचने के लिए उसकी असेसमेंट एक दफ़ा हुई, जो सन 2007 में हुई, अक्टूबर 18 को, और 40 करोड़ रुपए उसकी कीमत हुई। फिर सितंबर 11 सन में और मई 2008 में कहा गया ये कीमत कबूल कर लो, वो नहीं कबूल की। और हुआ क्या, वो सुनने के काबिल है। फिर कोर्ट के ऑफिशियल असाइनी ने कीमत मंगवाई और हाईएस्ट ऑफर जो रिसीव हुआ वो फिर 40 करोड़ का है। और आपके ख्याल से वो बिकी कितने में? वो बेच दी गई 9 करोड़ रुपए में नोडेरा शुगर मिल्स को। इसके पीछे कौन? मुराद अली शाह, मिस्टर क्लीन। अच्छा जी।
चलिए, उसके बाद ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, इसके 100% ये मलकियत किसकी थी? सिंध शुगर कॉरपोरेशन की। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में दिसंबर 2000 में पैरा लिख दिया इसके ऊपर, उसका कोई जवाब नहीं आया और आज तक कोई जवाब नहीं आया। और उन्हीं ने लिखा कि ये जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बना दी और जेआईटी ने भी अभी तक कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई सिंध गवर्नमेंट से नहीं आया। इसी तरह एक और कमाल हुआ, सिंध में 2016-17 में 1200 सिक यूनिट थे। सिक यूनिट वो इंडस्ट्रियल यूनिट जिनको वायरस लग गया था, जो मुनाफा नहीं कमा सकते थे, तो उनकी इमदाद का फैसला किया गया। इमदाद की रकम तय हुई। इमदाद की रकम क्या तय हुई? 2 अरब रुपए, 2 अरब 200 करोड़ रुपए। तो 1200 फैक्ट्रियां थीं। आपके ख्याल से कर्जा किसको मिला? 4 फैक्ट्रियों को जो कि ओमनी ग्रुप की हैं, उनको 176 करोड़ रुपया मिला। 4 फैक्ट्रियां 176 करोड़ रुपए किसने दिया? किसने दिया? सिंध गवर्नमेंट ने। किसके थ्रू देना चाहिए था? स्टेट बैंक के थ्रू। दिया किसके थ्रू? सिंध बैंक के थ्रू। सिंध बैंक के थ्रू दिया। अच्छा जी, बाकी 24 करोड़ किधर गया? वो 12 इंडस्ट्रीज को दिया 2-2 करोड़ करके। चलिए, ये भी बात हो गई। अब आते हैं एक और हसीन वाक़े के ऊपर, जिसके अंदर आपको ज़रा बताता हूँ। जेआईटी, ये अब क्योंकि इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसका सफ़ा नंबर 41, जेआईटी उसका सफ़ा नंबर 41, हेडिंग है एबनॉर्मल फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ ओमनी कार्टेल। इसकी लोनिंग इंफॉर्मेशन, ये आप हजरात जो कैमरा मैं चाहूँगा कि आप इस ग्राफ के ऊपर ज़रा फोकस करवा दें। ये है कि किस तादाद से इनके कर्ज़ों में इजाफा हुआ है। ये कर्ज़ों के इजाफे का ग्राफ है, ओमनी ग्रुप के कर्ज़ों के इजाफे का ग्राफ। अब मैं इसकी फिगर्स भी सुना देता हूं। ये जो है, जो 10 बिलियन था 2010 में, 10 से भी नहीं, 8 बिलियन, 5.5 बिलियन, उससे आज 53 बिलियन हो गया 10 साल में कर्जा जो दिया गया है। फिर इसके साथ जूम देखें क्या हुआ। इसके अंदर लिखा हुआ है, स्टेट बैंक की रेगुलेशंस हैं कि किसी सिंगल पार्टी को बैंक की इक्विटी से 25% ज़्यादा का कर्जा नहीं दिया जा सकता। दोबारा रिपीट करता हूँ, बैंक की इक्विटी से 25% से ज़्यादा कर्जा किसी एक पार्टी, एक ग्रुप को नहीं दिया जा सकता। सिंध बैंक की उस वक्त इक्विटी क्या थी? 16.6 बिलियन, 16.06 बिलियन इक्विटी थी। उसके लिहाज से 25% होता है 4.1 बिलियन। कर्जा कितना दिया सिंध बैंक ने ओमनी ग्रुप को? 24.93 बिलियन। सफ़ा नंबर 42
JIT रिपोर्ट, सिंध बैंक की बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा। ये कहेंगे कि ये अपनी तरफ से बना के लेके आते हैं नंबर, वो भी दिखाऊंगा आपको भी। मैं मुर्तज़ा आपकी तरह की बातें नहीं करूंगा, जो बातें उसने की थी उनका जवाब भी दूंगा। फिर एक दूसरे बैंक का भी बेड़ा गर्क किया इन्हीं ने। उस बैंक का नाम भी आपको पता है क्या है? उस बैंक का नाम है समिट बैंक। अब ये नहीं कहिएगा कि वो समिट बैंक वाले भी नजर आते हैं, जैसे कि वो भी बहुत मशहूर शख्सियत है, वो भी तरीन है और वो भी काबिल तरीन है और महातरीन भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी आप कह रहे हैं नाम बता दूं, अभी पिछली दफ़ा एजाज हारून का नाम दिया था, 10 करोड़ का मुकदमा उसने कर दिया मेरे ऊपर हतक के इज्जत का, तो मैं भी उसके ऊपर जो है अब हतक के इज्जत का करूंगा, जो कि 20 करोड़ का होगा। ठीक है, बात यह है समिट बैंक, इसकी इक्विटी थी 11 अरब रुपए, इसकी इक्विटी हुई 11 अरब। स्टेट बैंक का कानून क्या कहता है? 2.5 अरब। और इस 2.5 अरब के मुकाबले में कितना कर्जा दिया? 11.53 अरब। 11.53 अरब, सफ़ा नंबर 43, सफ़ा नंबर 43। अब ये समिट बैंक के साथ क्या हुआ? समिट बैंक के लिए फैसला किया कि सिंध बैंक खरीद लेगा। वाह, ये सारे पैसे दिए ओमनी ग्रुप को, नुकसान छुपाने। चूना किसको लगा? अवाम को। इससे क्या हुआ क्या सिंध बैंक के साथ? ये सिंध बैंक की बैलेंस शीट है 2019 की, ये सिंध बैंक की बैलेंस शीट है 2019 की। सिंध बैंक को चलाता कौन है? मुराद अली शाह हुकूमत सिंध का 100% बैंक है। फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे इसके चेयरमैन भी रह चुके हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी इसका बोर्ड मेंबर है। फाइनेंस सेक्रेटरी रिपोर्ट करता है चीफ मिनिस्टर को। इसकी बैलेंस शीट कहती है कि कितने का नुकसान हुआ है। टोटल नुकसान, लॉस एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हो गया जनाब आली 4,887 मिलियन रुपीज। 4,887 मिलियन रुपीज, जो शुरू हुआ था 16 बिलियन से, उसकी इक्विटी के साथ ये हशर हुआ। ये मेरी फिगर्स नहीं है, हम तो इन फिगर्स पे भी यकीन नहीं रखते, हम तो इनको भी मेड अप कहते हैं। इसके अंदर ओमनी ग्रुप की सही कहानी नहीं लिखी हुई। उस ऑडिटर को हम कहते हैं, ये हमारी डिमांड है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर से कि सिंध बैंक का एक्स्ट्रा ऑडिट कराया जाए, जो कि बिग 5 से कराया जाए, ये फर्म से नहीं किया जाए। बिग 5 में से एक फर्म है जो उनका ऑडिट करेगी, तब वो ऑडिट पब्लिक का, इससे कि इसमें पब्लिक के पैसे लगे हुए हैं, इसमें टैक्स पेयर के पैसे लगे हुए हैं, इसमें जरदारी के पैसे नहीं लगे हुए। जवाब दें, करवाइए बिग 5 से ऑडिट। ये मुराद अली शाह साहब बड़े साफ सुथरे बन के बैठे हुए हैं। थट्टा शुगर मिल, थट्टा शुगर मिल जाके देख के आइए आप। थट्टा शुगर मिल को 100 करोड़ का कर्जा दिया सिंध बैंक से। किसके लिए? बीएमआर के लिए। 100 करोड़ चले गए, एक स्क्रू नहीं लगा। ऐसे तरीके से कोई बैंक कर्जा देता है? झूठ बोल रहा हूं तो जाके अपने कैमरास को लेके जाइए। मुराद अली शाह साहब चैलेंज देता हूं, मुर्तज़ा आप चैलेंज देता हूं, नासिर शाह चैलेंज देता हूं, जाओ थट्टा शुगर मिल की तस्वीरें लाके अवाम को दिखाओ अगर तुम सच्चे हो।
दिखाओ कि मैं झूठा हूं, दिखाओ कि वो शुगर मिल चल रही है, दिखाओ कि 100 करोड़ रुपया कर्जा नहीं दिया था तुमने। इसका आज तक जवाब नहीं दिया है। साफ सुथरे बनते ही ये दादू शुगर मिल की कहानी। ये कितनी शुगर मिल्स हैं जिसके अंदर ये फाइनेंसिंग की तरकीबें इस्तेमाल की गई। इसी रिपोर्ट के अंदर अनवर मजीद ग्रुप का तो आप नाम सुनते हैं, ये अनवर मजीद नहीं है खाली खाली, इसके साथ अब्दुल गनी मजीद भी हैं, मुस्तफ़ा मजीद ग्रुप भी हैं और ख्वाजा सलमान यूनुस ग्रुप भी है। और इन सब को ख्वाजा सलमान यूनुस ग्रुप को के नाम पे ये न्यू थट्टा शुगर मिल को दिया गया 1.13 बिलियन। और इसको बांटा किस किस शुगर मिल में गया, उन्हीं ने आगे किसको दिया, नोडेरो शुगर मिल मुस्तफ़ा मजीद ग्रुप की 29 करोड़, अंसारी शुगर मिल अनवर मजीद ग्रुप की 22 करोड़, न्यू दादू शुगर मिल निमीर मजीद ग्रुप की 17 करोड़, लार शुगर मिल 17 करोड़, बवानी शुगर मिल अनवर मजीद ग्रुप की 15 करोड़, कंडू अल्लाह यार शुगर मिल अब्दुल गनी मजीद की 7.5 करोड़, खोसकी शुगर मिल अब्दुल गनी मजीद की 4 करोड़, छंबर शुगर मिल 1.1 करोड़। और फिर इसी पे रहम कर लेते तो कमाल की बात ये करते हैं, एक कंपनी ट्रैकॉम वो इनकी वैल्यूएटर होती है, उससे जो चीज इन्हीं ने 17.5 करोड़ में खरीदी उसको रीवैल्यूएट कराया। वो भाई कमाल की कहानी है। नोडेरा शुगर मिल सन 2009 में 9 करोड़ की वैल्यूएशन पे और 3 महीने बाद उस शुगर मिल की वैल्यूएशन कितनी हो गई, 16 करोड़ रुपए। ठीक है जी। और 2016 में उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 400 करोड़ रुपए। 400 करोड़ रुपए कितनी एप्रिसिएशन हुई, 4600%। 4600% एप्रिसिएशन हुई कितने साल में, 6 साल में। या अल्लाह पाक हमें भी ऐसी, आप सब हाजरीन महफिल को ऐसी जायदादें अता कर दे जो 6 साल में 4600% बढ़ जाएं। ये करम तो हम पे भी कर दे, ये ज़र के पुजारियों और उनके साथियों पे क्यों करता है, सिर्फ हम गरीबों पे भी कर दे। और मैं समझता हूँ आप सब लोग इस पे आमीन भी कहेंगे। आमीन। और इसके बाद किया क्या, इसके बाद किया क्या, इसके बाद लोन फैसिलिटी दी कितने की, इसके ऊपर 400 करोड़ रुपए इवैल्यूएशन करा के कितने की दी लोन फैसिलिटी, 350 करोड़। 9 करोड़ की चीज 2009 में, 2016 में 413 करोड़, उसके ऊपर लोन ले लिया 350 करोड़। वाह साईं वाह। और ये लोन किसने दिया, ये लोन किसने दिया, सिंध बैंक। सिंध बैंक मुराद अली, सिंध बैंक गुनाहों का बैंक, सिंध बैंक किसके गुनाह, मुराद अली शाह के गुनाह। इंशाअल्लाह मैं डिमांड करता हूं नैब के चेयरमैन से, बहुत हो चुकी, या तो ये जेआईटी वालों को टांग दो कि तुम झूठे थे, टांग दो इन जेआईटी वालों को जो सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बनवाई थी। और अगर वो झूठे नहीं हैं तो इन मक्करों को, इन फरेबियों को, इन चोरों को, इन डकैतों को, इनको जेल में डालो, सख्त से सख्त सजा दो। बहुत हो गई कौम के साथ ये मजाक, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। ये सारी जेआईटियां मुंह चढ़ाती हैं अवाम को। ना हमें इस सिस्टम पे यकीन रहा है कि एक तरफ सिंध हाई कोर्ट कहता है कि उजैर बलोच के जेआईटी निकाल दो, वो निकलती नहीं है। मैं पाकिस्तान के अवाम, सिंध के अवाम, खास तौर पे कराची के अवाम, आपने देखा 4 दिन पहले अमेरिका में
एक पुलिस वाले ने क्या किया, उसका क्या नाम था, नाम क्या था उसका, लॉयड, मारने वाले जो मरा उसका नाम शायद जॉर्ज था, जॉर्ज फ्लॉयड नाम था। एक शख्स काला मारा गया। पूरे अमेरिका में आज 5वां दिन है। कराची वालों, तुम्हारी बल्दिया की आग में 300 अफराद मर चुके थे और तुम्हारी कानों पे जूं नहीं रंगी थी। तुम अल्ताफ हुसैन के जालिम साथियों से डर के घरों में बैठे रहे। खुदा के वास्ते अब तो निकलो, उन गरीबों के लिए इंसाफ तो मांगो। कब तक तुम लोग खामोश रहोगे और जुल्म बर्दाश्त करते रहोगे? कब तक तुम मुराद अली शाह जैसे लोगों जिनके ऊपर इतनी बड़ी जीआईटी लिखी गई है, इनको बर्दाश्त करते रहोगे? कब तक लटोरों को वोट दोगे मेरे सिंधी भाइयों? कब तक बीबी के नाम के ऊपर वोट दोगे? कब तक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम पे वोट दोगे? वादा रोटी कपड़ा मकान कर दिया भूखे नंगे अवाम। झूठ की सरकार बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कहते हैं, ये बेनजीर तुम्हें पैसे भेजती है जन्नत से। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए इन लोग। तो बात सिंध शुगर, ओमनी ग्रुप, जरदारी ग्रुप, इसकी मैं ये सारी शुगर मिलों की जो दास्तान है, इसके ऊपर जब रिपोर्ट आई तो बिलबिला उठे। उन्हीं ने सोचा भाई आपको अगर कुछ छुपाना नहीं था, 4 खत लिख के गए, आप चले जाते। कोई गैर मुल्की ताकत ने आपको बुलाया था, कोई इंटरनेशनल कोर्ट ने बुलाया था, आप वजीर आला सिंध हैं, जाके पूछते तो वहाँ कमीशन के सामने अपना मुद्दा तो रखते कि भाई कमीशन के लोगों, तुम्हारे चार्टर में नहीं है, अटॉर्नी जनरल के जरिए खत लिखा दिया, अब तुम जवाब दो। हमने माना तुम सही कहते हो, इसीलिए हम डिमांड करते हैं इमरान खान से कि इमरान खान साहब, सिंध के मामला आपकी तवज्जो मांगते हैं। आर्टिकल 149 आपके पास कानून में, आईन में है, 335 आईन में है। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना इस सूबे पे लाजिम है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना लाजिम है। 149 पूरे सिंध में लगाना लाजिम है, वरना ये चोर चोरी करते रहेंगे, सिंध को लूटते रहेंगे। स्कूलों में भैंसें बनती रहता की जगह खालियां रहेंगी, जो भरी जाएंगी वो 5-5 लाख रुपए रिश्वत से भरी जाएंगी। अब मैं जो उन्हीं ने इतराजात, पहली चीज, सन 2010 किसकी हुकूमत? सन 2010 किसकी हुकूमत? पीपीपी की हुकूमत। सदर कौन? आसिफ जरदारी। चीनी की कीमत 100 रुपए, 2010 में 100 रुपए। पहला जवाब तो यही दे देना भतीजे मुर्तजा वहाब, तुम कहते हो 80 रुपए के ऊपर इमरान खान ने रिपोर्ट करवा दी, कमीशन की वो कर दी। तुम बताओ तुम्हारे जरदारी साहब खामोश क्यों रहे? क्यों खामोश रहे? 2010 में तुमने इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई? तो आज इतना तो मान लो कि इमरान खान ने इंक्वायरी करवाई, बड़ा अच्छा काम किया, इंक्वायरी की रिपोर्ट छाप दी और अच्छा काम किया। अब तुम्हारी बारी जब आएगी तो और अच्छा काम होगा। आएगी, बख्शेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। तो पहली चीज का तो कीमतों का जवाब दे दिया। अच्छा भाई, उन्हें कहा जी शुगर एक्सपोर्ट की, तो मुल्जिम कौन हुए? इमरान खान। शुगर एक्सपोर्ट की तो मुल्जिम कौन हुए? इमरान खान। हमने भी मान लिया जो भी शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे वो मुल्जिम। भाई अगर आपने यही कहना है तो यही कहा ना, शुगर एक्सपोर्ट की। ये फिगर देख लीजिए, शुगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये फिगर्स हैं, ये गेन्स रिपोर्ट की हैं। ये गेन रिपोर्ट क्या है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ, ये भी बताता हूँ। ये गेन्स रिपोर्ट के लिहाज से
2014-15 के अंदर टोटल शुगर जो एक्सपोर्ट की गई पाकिस्तान से वो 5,80,000 टन। 14-15 में कौन था? नवाज शरीफ। क्यों खामोश रहे? इससे कि मेरी भी तो 18 शुगर मिले हैं। खामोश तो मैंने रहना ही है, फायदा बड़ा होता है एक्सपोर्ट करने में। अच्छा जी, क्या हुआ 15-16 में? क्या हुआ? 2,72,622 टन। अच्छा जी, 2016-17 में क्या हुआ? 3,99,800 टन। और 17-18 में क्या हुआ? 6,77,346 टन। वाह आए, वाह साईं वाह। अब कौन है? अब कौन है? कीमतें नहीं बढ़ी थी। अच्छा भाई, क्यों बढ़ी? क्यों नहीं एक्सपोर्ट करे? स्टॉक ये सफ़ा भी जरा बहुत ज़रूरी है। इसकी जो लाइन मैंने हाईलाइट की हुई है वो देख लें। ये सफ़ा बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। इस सफ़े के लिहाज से पाकिस्तान में सन 2018-19 में जब साल शुरू हुआ तो 3,840 टन शुगर मौजूद थी। कितनी टन? 3,840 टन। टोटल प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बाद जब स्टॉक ख़त्म हुआ तो कितनी शुगर थी? 4,675 टन। 4,675 टन। पाकिस्तान की कंजम्पशन 5,700 टन। ये तो वो हाल था। तो क्यों ना एक्सपोर्ट की जाए? एक्सपोर्ट करने से कीमत बढ़ती नहीं है अगर आपके पास स्टॉक हो। ये किया क्या इन्हीं ने? ये शुगर मिल के मालिकान ने किया क्या? इसमें चाहे कोई भी हो, चाहे जरदारी का ओमनी ग्रुप हो, चाहे जहांगीर तरीन साहब हो, चाहे खुसरो बख्तियार साहब की फैक्ट्रियां हो, ये जो शुगर की फैक्ट्रियां हैं, इन्हीं ने एक काम शुरू किया जो पाकिस्तान में कभी नहीं होता था। सिंध में एक शख्स था, जिस तरह रियाज लालजी को आप जानते हैं ना। रियाज लालजी कौन है? रियाज लालजी के बारे में आप जानते हैं? रियाज लालजी वो है जिसको स्टील मिल की टोटल प्रोडक्शन दे दी कि अगर कोई बेच सकता है तो सिर्फ शख्स वाहिद है, रियाज लालजी। इसी तरह आरिफ इलाही हो गया, उसने शुगर की कीमतें मैनिपुलेट करनी चाहिए। पाकिस्तान में पहली दफा फॉरवर्ड सेलिंग शुरू हुई। फॉरवर्ड सेलिंग क्या होती है? कि मैंने आपको चीनी दूंगा 3 महीने बाद इतने में, और वो कीमत आज की कीमत से 20% ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से होर्डिंग हुई, कीमतें बढ़ी कि लोगों ने कहा उस वक्त ये कीमत होगी, इसलिए मार्केट में कीमत बढ़ी। और यही रिपोर्ट ने कहा। ये आम फहम तरीके से मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके पीछे जिस शख्स का नाम है वो भी जरदारी का दोस्त है, वो भी यार गार है। और वो उसने क्या किया है? उसने पूरी शुगर की प्राइसेस को चेंज करके रख दिया और उसने होर्डिंग करवाई और उसकी वजह से मसाइल पैदा हुए। अच्छा, ये सब मेरी अपनी नहीं है, ये एक और भी खबर है। ये समा की रिपोर्ट है, ये समा की रिपोर्ट है। इसमें बड़ी बेहतरीन रिपोर्ट है। इसका टाइटल है द शुगरलैंड सैडनेस, एवरी पाकिस्तानी शुगर मिल मैप्ड। बहुत सारा मवाद इसमें भी मिलेगा। मैं अपने तमाम शहरियों से जो देख रहे हैं, ये 20 मई की रिपोर्ट है, इस साल की 20 मई की रिपोर्ट है, समा की रिपोर्ट है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, जाके ज़रूर पढ़िए, आप देखेंगे कितना फ़ायदेमंद होता है। अब आपको आखिर में इससे पहले कि अलीम आदिल शाह साहब अपनी आखिरी बमबारी करें, मैं नहीं जी, आप सिंध गवर्नमेंट की सुन लेते 2-2 घंटे की। मेरा ख्याल हमारा राइट है ऐसा। इसको अच्छा जी, आप हमारा राइट है, बात करें, जलसा करें, प्रेस हमारा राइट है ये आपको नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये समरी है रिपोर्ट की जो शुगर कमीशन ने दी। मैं
सब लोगों को समझाने के लिए कि सबने रिपोर्ट पढ़ी नहीं, लेकिन कीमतें क्यों बढ़ती हैं उसकी वजह, पाकिस्तान में चीनी की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कौन तय करता है कि कितनी लागत में चीनी बनती है, वो किसको तय करनी चाहिए? अवाम को, टेक्निकल पीपल को, या वो जो चीनी बनाते हैं? कौन सा तरीका चुना जो चीनी बनाते हैं? उसके बाद जब एतराज़ किया गया तो शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में 24 घंटे के अंदर कीमत तय की गई और 24 घंटे के अंदर कीमत तय करके 20 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी गई। उसमें किया क्या क्या? ये वो हथियार हैं जो शुगर मिल वालों ने, ओवर इनवॉइसिंग ऑफ शुगर केन प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, यानी दे रहे 140 150 थे, दिखा रहे 170 और 180 थे, 20 रुपए की डंडी वहां मार रहे थे। रिकवरी कह रहे थे 10%, जिसका मैंने आपको प्रीमियम की बात की, जबकि एक्चुअली 11% थी, तो 1%, 10% डंडी वहां मारी। फिर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कॉस्ट को 3 गुना ज्यादा दिखाया हुआ है, वहां डंडी मारी। फिर रिलेटेड पार्टीज, यानी एक कंपनी के दूसरी कंपनी को जो बेचने और खरीदने की कॉस्ट है उसको कमीशन और उसको बेतहाशा दिखाया, और जितनी उनकी रिकवरी होती थी बेचने की उसकी अंडर इनवॉइसिंग कि प्रॉफिट कम हो जाए। ये सारे तरीके इस्तेमाल किए और सिंध में बेदरेख तरीके से हुए। इसलिए हम कहते हैं वजीर आजम साहब, ये ओमनी ग्रुप जो शुरू हुआ था 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले 6 यूनिट से आज 83 यूनिट्स हैं इसके। ये जरदारी साहब के पार्टनर हैं, मुराद अली शाह साहब इनके हलकारे हैं, कर्जा वो देते हैं, सिंध बैंक को डुबोने वाले ये हैं। JIT वालों को या तो फांसी दो या इनको पकड़ डालो। ये हम कहते हैं खान साहब ये कभी नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। हम सिंध के अवाम इनकी चोरी, डकैती, लूट मार से तंग आ चुके हैं। ये वही दहशतगर्दी अंदूर सिंध करते हैं जो माजी में कराची में अल्ताफ हुसैन करता था। इनमें और अल्ताफ हुसैन के तरीके में कोई फर्क नहीं है। ये पुलिस का गठजोड़ है। डॉक्टर रिजवान के साथ जो कुछ हो रहा है, वजीर आजम साहब नोटिस लीजिए। ये IG पुलिस साहब जो हैं, हम इनको भी कहते हैं, ये तुमने अगर इसके साथ खिलवाड़ किया और एक ठीक रिपोर्ट नहीं आई तो हम भी हलवाड़ा बजाएंगे, हम भी हलवाड़ा करेंगे। SSP डॉक्टर रिजवान की जो रिपोर्ट थी इम्तियाज शेख के खिलाफ, जुल्म एक हद तक बर्दाश्त किया जाएगा। सईद गनी के खिलाफ रिपोर्ट थी, हमें पता है कि वो छुरियां तेज करके बैठा हुआ है मुराद अली शाह। तुम छुरियां तेज करके रखो, ना इंसाफी हम होने नहीं देंगे। हम इंसाफ का बोलबाला चाहते हैं। हम चाहते हैं सिंध के अवाम के साथ इंसाफ हो। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। अगर हम झूठ बोलते हैं हम सदा के मुर्तकब हैं। मैंने ये तमाम कागजात के साथ सबूत दिए हैं। ये GIT से हैं, ये गेन्स रिपोर्ट से हैं। गेन्स रिपोर्ट को भी मैं मुखफ़्फ़ आपको बता दूं कि जो लोग अभी फिर पूछेंगे कि ये फिरदौस नकवी साहब ने कहाँ से लिया है, ये है जी गेन्स रिपोर्ट। गेन्स रिपोर्ट है USD, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेन एग्रीकल्चर सर्विस। गेन स्टैंड करता है ग्लोबल एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ग्लोबल एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ये रिपोर्ट है शुगर एनुअल 2018 की। लिखने वाले का नाम है, जिसने अप्रूव किया वो है डॉक्टर डेविड विलियम्स। यहाँ पाकिस्तान से किसने लिखा?
उसका नाम है शफीकुर रहमान साहब। इसी के अंदर से वो 110 रुपए की कीमत भी निकली। इसी के अंदर से वही सेविंग की कीमत वो निकली कि कितनी बचती है, एक्सपोर्ट्स कितनी होती हैं और कितनी इंपोर्ट्स हैं, उसके सफ़ात पे ये है। तो ये वो गेंद रिपोर्ट है जिसके बारे में तकरीबन ये 10 सफ़े की रिपोर्ट है। जिन हजरात को देखना हो इंटरनेट से डाउन कर लें। गेंद रिपोर्ट 2018, अभी 19 की आई नहीं है। अगर 19 की आ चुकी होती तो वो मैं सामने ले आता। आप सबकी तवज्जो का बेहद शुक्रिया। हलीम भाई कुछ ना कुछ ज़रूर कहना चाहेंगे। हो ही नहीं सकता। अनवार अहमद ज़ई साहब का इंतकाल हो गया, प्रोग्रेस के लिए बहुत खराब। मैं करा उनकी सेहतयाबी की सेहतयाबी की दुआ। अभी मुझे चांद भाई ने बताया कि अनवार ज़ई साहब का, प्रोफेसर अनवार ज़ई साहब का इंतकाल हुआ, तो मैं उनके लिए फातिहा खान भी करता हूं और अमीर सुमरो साहब हमारे साथी यहाँ होते थे, उनकी सेहतयाबी के लिए भी दुआ करता हूँ। मैं साफ़ी भाइयों से अगर कुछ हमारा टाइम बुरा लग रहा हो तो मैं माजरत खा हूँ, लेकिन इशू ये है, ये सब भाई मैं जयप्रकाश शुक्रानी MNA साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। ये जो मैंने आपको नाम बताए, बात होती थी कि शायद तहरीक इंसाफ सिर्फ शहरी पार्टी है और इसके अलावा तो ये सब हमारे जैद तालपुर साहब, जयप्रकाश साहब, आगा मजीद पठान साहब, गुल मोहम्मद रेन साहब, आगा अरसलान साहब, हाजी निसार राई साहब, जनाब जाम फारूक साहब, समीर साहब, हुनैन साहब, ये तमाम लोग, ये सब पूरे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले चेहरे, ख़ानदानी लोग हैं, सब जानते हैं इनको। इनके हकूक़ पे डाका डाला क्या है। ये हमारे घरों में चोरी की और आप चाहते हैं कि चोरों को जाने दें। 2-2 घंटे अगर झूठ बर्दाश्त किया जा सकता है तो भाई 1 घंटा सच भी बर्दाश्त कर लो। 2-2 घंटे चोरों का बकवास बर्दाश्त की जा सकती है AC कमरों में बैठ के। तो जिनका कहते हैं ना भाग्यन के भी बर्दाश्त करो, चोरन के बुद्धो था भाग्यन के भी बुद्धो, असा के लुटियो आ, इन्हें सिंध के लुटियो आ। माहिर फिरदौस नकवी साहब जवा की जग मां सिंधी में ॿुधाया त पंहिंजे असांजे सिंध वासियुनि खे ख़बर पए त धाड़ो हयो आहे, अरबे रुपए जी धाड़ो हयो आहे सॼे सिंध ते। सिंध में तरक्की कंहिं कयो आहे? ओमनी ग्रुप। तरक्की किसने किया? ओमनी ग्रुप ने। और तबाह कौन हुआ है? सिंध के अवाम। आप देख रहे होंगे 2-3 रोज से दादू में आपने देखा करोड़ों रुपए की मिल्कियत से बनने वाला स्कूल भैंसें पढ़ रही थी और ओमनी तरक्की कर रहा है, एजुकेशन तबाह हो रही है। गुज़िश्ता रोज इब्राहिम हैदरी का कॉलेज बिल्डिंग बन गई, कुछ भी नहीं। सालिम मोहम्मद गौठ का बैतुलाबाद कॉलेज बिल्डिंग बन गई, कुछ भी नहीं। आसफा भुट्टो कॉलेज, मतलब कॉलेज की बिल्डिंगें बना दी गई, तालीम नहीं शुरू हुई। अरबों रुपए एजुकेशन नीचे जाता गया, ओमनी ऊपर जाता गया। सेहत का निज़ाम नीचे जाता गया, ओमनी ऊपर जाता गया। और ये सारा डाका किसने डलवाया? किसका कलम चला? ये कलम चला मुराद अली शाह का। मुराद अली शाह ने सिंध बैंक को तबाह करवाया, मुराद अली शाह ने समिट बैंक तबाह करवाया, मुराद अली शाह ने ठट्टा शुगर मिल जो 72 करोड़ की 1992 में रिपोर्ट हुई थी कि 72 करोड़ वैल्यू है, उसको 12 करोड़ में किसने दिया? मुराद अली शाह ने। एक ठेकेदार ने उसको 22-25 करोड़ ऑफर दी थी। इन्होंने समरी में लिखा है कि बड़े ज़बरदस्त ओमनी वाले लोग हैं, इनको सस्ता दे दी जाए। 12 करोड़ में मिल दी, 1 अरब रुपए सब्सिडी दी, लोन दिया। और आज मैं दावा देता हूँ हम चलेंगे वहाँ। एक स्क्रू क्या सारा ग्राउंड बना हुआ है। जिम्मेदार कौन? मुराद अली शाह। और ये बोलते हैं इमरान खान साहब ने सब्सिडी दी। नहीं, इमरान खान साहब ने सब्सिडी नहीं दी। इमरान खान साहब ने एक्सपोर्ट की परमिशन दी उस वक्त सफिशेंट, जो कि तफसील बयान कर चुके नकवी साहब। सफिशेंट चीनी मौजूद थी, मुल्क को पैसे की ज़रूरत थी, हालात ऐसे थे, लेकिन टोटल 29 अरब की आप ये चाचों भतीजों ने दी है। नवाज शरीफ ने, आसिफ उसने, शाहिद खाकान ने और आपके लोगों ने 29 बिलियन की सब्सिडी दी गई। 20 अरब की दी है शाहिद खाकान अब्बासी ने। 4.1 बिलियन 4.1 अरब रुपए की दी है मुराद अली शाह साहब ने। और मुराद अली शाह साहब ने किसको दी है? मेजर बेनिफिशरी वही चाचा चीनी, अनवर मजीद, बेनिफिशरी जरदारी ग्रुप, बेनिफिशरी ओमनी ग्रुप। और आज कहते हैं मुराद अली शाह मिस्टर क्लीन बन के हर रोज आ जाता है, रोना धोना रोना धोना। मैं पूछना चाहता हूँ शाह साहब,
डॉक्टर्स लावारिस हो रहे हैं। तो हमारी यास्मीन राशिद तो नज़र आती हैं, मोहतरमा हमारी बहन, हमारी फुप्पो मोहतरमा, ये कहाँ है, ये किधर गुम हो गई हैं? उम्र भी बराबर होगी हमारी यास्मीन राशिद साहिबा की और हमारी बहन। मैं बड़ी इज्जत से नाम लेता हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, हम आपको खैरियत पूछते हैं। अगर आप नहीं निकलना चाह रही तो बाहर निकले, किसी और को हेल्थ मिनिस्टर बना दे भाई, ठेके के ऊपर दे दे, हम ले लेते हैं अपोजिशन में, किसी की जिम्मेदारी दे दे। बातें करने से सब छुपे हुए एसी कमरे के अंदर। और वजीर सेहत, जब वजीर सेहत ही तलाश गुमशुदा होंगी, किसी को मिले तो बताइएगा, चांद भाई मिले तो बताइएगा कि जाओ डॉक्टर से मिलो जाके। वजीर सेहत गुम, एजुकेशन तबाह, हेल्थ तबाह, हस्पताल तबाह, रोने धोने से थोड़ी होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि चीनी की आज जो दास्तान नकवी साहब ने बयान की है, इंशाअल्लाह एजुकेशन के ऊपर भी एक हमारे हुनैत लाखानी साहब एक अपना वाइट पेपर तैयार कर रहे हैं। आज ये चीनी का वाइट पेपर था और इंशाअल्लाह हर हफ्ते आपको एक एक स्टोरी मिलेगी। और मैं सही कहता हूँ, सिंध कोई चरागाह नहीं है कि ये लोग आए चरा के चले जाए, ये जो आए खा के चले जाए। हम सिंध के अवाम हिसाब मांगते हैं आप लोग चाहते हैं एक्शन, हम सिंध के अवाम चाहते हैं कि हिसाब किया जाए। बिल्कुल ठीक है, JIT गलत थी, टांग दो JIT वालों को, JIT ठीक थी तो बेनकाब करो। ये साफ हो गए। मुराद अली शाह समझे कि हम भूल जाएंगे। JIT में इस 12 साल में सिंध में जितनी करप्शन हुई है उसका जिम्मेदार मुराद अली शाह का कलम है। मुराद अली शाह का कलम ना चलता तो सिंध से 1 रुपया भी ना लूटा जाता। और आज इंशाल्लाह हमने मुहिम शुरू की हुई है। कल सुबह नीपा के अस्पताल दिखाएंगे। अभी इन्होंने कह दिया 1 अरब हम 1 महीने में खर्च कर दो। 10 साल में 1 अरब खर्च नहीं कर सके, मैं 1 महीने में 1 अरब रुपए खर्च करेंगे। नकवी साहब का हल्का है गुलशन इकबाल। कल इंशाल्लाह पूरे सिंध को इनके इशूज़ पर बेनकाब किया जाएगा। और आज मैं एक थोड़ी अलग बात करना चाहता हूँ। आज तंबाकू नोशी का खात्मे का आलमी दिन है, तो मैं आपके ज़रिए मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा साथी कोई तंबाकू नोश है तो उसके माजरत के साथ आलमी सतह पर 60 लाख लोग सालाना तंबाकू नोशी में हलाक होते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 1,60,000 लोग तंबाकू नोशी से सालाना हलाक होते हैं। तकरीबन 10% 6 लाख जो है उसमें वो लोग मुतासर होते हैं जो तंबाकू नोशों के साथ बैठते हैं। मैं चाहता हूँ कि तंबाकू नोशी एक लानत है, इसको ख़त्म किया जाए। और इस पे बहुत कुछ मतलब हम पाकिस्तानी सालाना 143 अरब सिगरेट के ऊपर फूंक देते हैं। हम चाहते हैं कि इसको जहरीले धुएँ में 143 अरब हमारे लोग खर्च कर देते हैं। और मैं समझता हूँ मुल्क में रोज़ाना 1500 से ज़्यादा बच्चे जो है नए बच्चे सिगरेट नोशी की तरफ जा रहे हैं। फेफड़ों के कैंसर में 90% और इसके अलावा तमाम कैंसर जो होते हैं उसका 20% जो है ये ज़िम्मेदार होती है, तंबाकू नोशी ज़िम्मेदार होती है। मुल्क में 10 से लेकर 24 साल तक के नौजवान सबसे ज़्यादा सिगरेट नोशी का शिकार हो रहे हैं। तो आज मैं अपील करता हूं कि खुदा के लिए इस सिगरेट नोशी को तर्क किया जाए, हम सब लोग इसको वॉलंटियरली तर्क करें। और अगर गवर्नमेंट भी पाबंदी लगा, चूँकि इस बुराई की जड़ है, सिगरेट शुरू होगी फिर चर्च शुरू होगी, कोकीन शुरू होगी, हेरोइन शुरू होगी, शराब शुरू होगी, इसको तर्क किया जाए। इसके बाद मैं आगा साहब से कहता हूँ कि 2 अल्फाज बयान करें, 2 मिनट हमारे सुन लीजिएगा। हमारे दोस्त है फिर सुनैद भाई बात करेंगे। आगा साहब नवाब साहब नहीं लो थोड़ा एक सीट बताएं थोड़ा एक सीट थोड़ा नवाब साहब आज आपसे बहुत बैठना है आपने एक बॉल रहती है वो पता नहीं कब खेलेंगे आप गवर्नर राज वाली सारे लगता है अभी नहीं मूछ वाली कहानी तो चलाई नहीं। चले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगा अरसलान साहब है हमारे पार्टी के रहनुमा। अरसलान जी मेरा नाम है, ताल्लुक़ मेरा शिकारपुर से, पुराना PTI से हमारा ताल्लुक़ है। आपका सबका बहुत शुक्रिया। इस गर्मी में है, मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आज जो मेन चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है हमारे जो सिंध के लोगों के जो हकूक़ पे डाका डाला गया है, इस लिहाज से कि हमारे जो डोमिसाइल हैं, जो सिंध में जो दूसरे सूबों को या दूसरे लोगों को जो जिनका ताल्लुक़ सिंध से नहीं है, उनको ये 4,000 और 5,000 रुपये में दे के हमारे सिंध के जो लोगों के नौकरियों के राइट्स हैं या उनके किसी भी चीज़ में भर्ती के राइट हैं, हो सकता है आर्मी में जाना चाहते हों या जिधर भी जाना चाहते हों, ये हमारी सिंध गवर्नमेंट के जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं, हर सूबे में हर ज़िले में, आप कीजिएगा, हर ज़िले में ये मसला है। और हर ज़िले में इन्होंने बेइंतहा जाली डोमिसाइल और ये परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होते हैं, ये बना के
4,000 और 5,000 रुपए में उन्होंने लोगों को बेचे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी फ़ौरन से फ़ौरन इम्पार्शियल इंक्वायरी हो और जितने भी डिप्टी कमिश्नर या रेवेन्यू के जो भी अफसरान इसमें शामिल हैं उनको एक अलमनाक सज़ा दी जाए और इससे जिन लोगों ने फ़ायदा लिया जिन्होंने लगाया उन डीसीज को, यही सिर्फ हुकूमत ने जिनके लाडले थे ये, और जिन्होंने इनको लगाया, रेवेन्यू मिनिस्टर हों या चीफ मिनिस्टर हों या जो भी इसमें इन्होंने इन्वॉल्व हों, उनको बेनकाब किया जाए। हमारे हकूक़ सिंध के पहले ही बहुत महदूद हुए हैं इनकी पीपल्स पार्टी की वजह से, वो हमको वापस दिए जाएं। और जिन लोगों ने इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं, जिन्होंने फ़ायदा उठाया है, हम चाहते हैं कि उनकी ये जितनी भी नौकरियां जाली इन्होंने मिली हैं वो सब भी कैंसिल हों और इस पे एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करके और हमें अपने सिंध के हक वापस दिलाए जाएं। जैसे ये बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश साहब, उसके बाद इधर आ वो पोते करे MNA जयप्रकाश साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं बात करूंगा थरपाकर, कोस्तान और काचो की बात करूंगा। पिछले 2 दिन पहले मैंने थरपाकर का दौरा किया, जिसमें नौकोट, इस्लाम कोट, चेलार, छाछरो, उमरकोट, नंगर पाकर में गया। जो वहाँ थर की जो हालत थी, 18वीं तरमीम के बाद सेहत का निज़ाम, पानी का निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम, ये सुबह के हवाले है। अगर हम बात करते हैं जब कौमी असम्बली में इन मामलात के ऊपर, तो वहाँ पीपल्स पार्टी के MNA उठ के खड़े हो जाते हैं कि आप इन मौजू पे कौमी असम्बली में बात नहीं कर सकते। अगर हम बात क्यों नहीं करेंगे, जहाँ आप सिंध के लोगों के साथ नाजायज़ी करेंगे, सिंध के लोगों को पीछे रखेंगे, सिंध के लोगों के हुकूक खाएंगे, सिंध के लोगों के आवाम का पैसा करप्शन करेंगे, तो हम खामोश नहीं रहेंगे। थरपाकर की हालत ये है कि 1300 बच्चे मर चुके हैं। 1300 बच्चे भूख से मर चुके, भूख से, माल न्यूट्रिशन की वजह से वहाँ जो औरतें हैं वो शिकार हैं। पानी की सूरत हाल ये है, अरबों रुपया RO प्लांट्स पे खर्च किया गया, आधे तो वह चलते नहीं हैं। अगर जो चलते भी हैं, वहाँ पर आपको पता है वहाँ क्या सिस्टम है। वहाँ पर ये देखा जाता है कि इस बंदे का ताल्लुक किस पार्टी से है। जिन लोगों ने PTI को वोट किया, जिन लोगों ने मखदूम शाह महमूद कुरैशी को वोट दिया, वो उस RO प्लांट से पानी नहीं भर सकता, उस समर पंप से वो पानी नहीं भर सकता। सिंध हुकूमत कुछ हया करो, कुछ शर्म करो। अगर पानी के ऊपर भी सियासत करोगे, अगर लोगों को पीने का पानी का हक नहीं दोगे, तो फिरदौस शमीम नकवी आपसे गवर्नर राज का मुतालबा ज़रूर करेंगे। हम कोई गवर्नर राज के हक में नहीं है, लेकिन आप जब लोगों के हुकूक खाएंगे, जब लोगों से जुल्म करेंगे, तो लोग आपसे हुकूक मांगेंगे। गवर्नर राज की बात भी करेंगे, 149 की बात करेंगे, 335 की बात करेंगे। अगर आप ये बात नहीं सुनना चाहते, तो आपको लोगों का हक देना पड़ेगा। 235। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप थर के लोगों के साथ जुल्म बंद करो, कोस्तान के लोगों के साथ जुल्म बंद करो, काचो के लोगों के साथ जुल्म बंद करो। उनको सेहत का निज़ाम दो, उनको पानी दो, उनको एजुकेशन दो, तब भी हम चुप करेंगे। वरना ये शोर शराबा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी होंगी, कल भी होंगी और हमेशा जारी रहेंगी, और हम आपको आवाम के सामने इस तरह नंगा करेंगे, आप याद करोगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग, मुझे पता है बहुत गर्मी है, बहुत तकलीफ़ में है, सो 1 मिनट की बात करूँगा, लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, जिस तरह आप अपना काम कर रहे हैं गैर जानिबदारी से, उसी तरह ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हक और सच लोगों तक पहुँचाएँ। लोगों को नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, लेकिन आप लोगों को वो चीज़ें पता हैं। बेशक आप लोग गैर जानिबदार रहें, लेकिन जो सच्ची बात है वो लोगों को ज़रूर पहुंचाएं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। AG मजीद कोई और नहीं है, AG मजीद जरदारी है, आरिफ इलाही कोई और नहीं है। ये सिस्टम एक ही है और सिस्टम का सरबराह जो है वो सिर्फ जरदारी है। नीचे मुराद अली शाह भी जो काम करता है एज फाइनेंस मिनिस्टर, एज CM,
तो वो और किसी के लिए काम नहीं करता, वो जरदारी के लिए काम करता है। ये सारा पैसा जमा होके सारा का सारा जाता है जरदारी के पास ही। ये हमारे हक का पैसा है, ये पैसा जो हमारे बच्चों पे इस्तेमाल होना चाहिए था, आपके बच्चों पे इस्तेमाल होना चाहिए था। आपके बच्चों के लिए स्कूल अच्छे होने चाहिए थे, आपके बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड अच्छे होने चाहिए थे, आपके बच्चों के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए थी। वो सारी चीज़ें नहीं हो रही क्योंकि ये सारा का पैसा लूट रहे हैं। ये लोग चोर हैं, ये लोग जो हैं वो डकैत हैं, जो हमारे हक के ऊपर हमारे बच्चों के हक को लूट रहे हैं, कर्जदार कर दिया है इस मुल्क को। आज दुनिया में सारी की सारी यूनिवर्सिटियाँ, मैं चूँकि एजुकेशन से हूँ तो मैं एजुकेशन की बात करूँगा, सारी की सारी यूनिवर्सिटियाँ कोरोना वायरस के लिए काम कर रही हैं। कोई उस पर वैक्सीन बना रहा है, कोई उस पर जो है वो आपके वेंटिलेटर्स बना रहा है, कोई रेस्पिरेटर्स बना रहा है, कोई ट्रेनिंग दे रहा है लोगों को किस तरह वेंटिलेटर्स यूज़ करना है। और ये सारी की सारी यूनिवर्सिटियाँ इन्होंने बंद कर दी हैं। यहाँ पे हमारे पास वेंटिलेटर चलाने वाले नहीं हैं। वेंटिलेटर चलाने के लिए कोई आपने मशीन नहीं चलानी, कुछ बटन ही यूज़ करने आदमी की सेहत, उसकी वेट, उसकी साइज़, उसकी लंग्स की साइज़ के हिसाब से। ये ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी हैं। आज हम लोग जो दवाई है रेमडेसिविर बांग्लादेश से मंगवा रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटियाँ इस लायक नहीं रही कि रेमडेसिविर बनाएं यहाँ पर। हमारी कराची यूनिवर्सिटी जो है वो 70 साल से चल रही है, इस लायक नहीं है कि हम जो है उसके ऊपर वेंटिलेटर्स बना सकें, हम ये ट्रेनिंग्स दे सकें, मेडिकल की ट्रेनिंग दे सकें। हमारी जो है वो दवाइयाँ बाहर से आनी है, कोरोना वायरस की रिसर्च बाहर से आनी है, वैक्सीन्स बाहर से आनी है। 8 अरब वैक्सीन बनेगी। और वैक्सीन बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हमारे पास वो इदारे हैं मौजूद। अब ये डीएनए का वाक़या हुआ, जहाज़ गिरने का वाक़या हुआ, तो उसके लिए डीएनए लैब बनाने, ऑलरेडी डीएनए पे लैब मौजूद है लम्स के अंदर, वो नहीं चला रहे। और कराची यूनिवर्सिटी में एक और खाता खोल दिया इन्होंने, जिसके अंदर ये लोग और पैसा कमाएंगे और लूटेंगे। जहाँ इनको मौका मिलता है, कोई आफत आती है, उसमें लूट मार करते हैं, उसमें और पैसा बनाते हैं। साईं सरकार से मैं एक और बार रिक्वेस्ट करूँगा कि राशन दो, भाषण ना दो, राशन दो, भाषण ना दो। जहाँ जहाँ जाता हूँ गुर्बत का ये हाल है। कल ही वहाँ पे केटी बंदर और मीरपुर साकरों के एरिया में था, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगनी है। वहाँ पे लोगों के पास कारोबार नहीं है, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं। उनके किचन के अंदर पहले बर्तन में भी पानी, दूसरे बर्तन में भी पानी, तीसरे बर्तन में भी पानी। ना नमक है उनके पास, ना मिर्चें हैं, ना सब्जियां हैं। इतने मेल न्यूट्रिशन, बच्चे जो हैं नंगे हैं, किसी के पाँव में चप्पल नहीं है। ये रोटी कपड़ा मकान के दावेदार हैं, इन्होंने ये हाल किया है इस कौम का। तो मैं कराची के लिए क्या बात करूं, कराची के हक के लिए मैं क्या बात करूं। इधर इन्होंने तबाह कर दिया है, इन्होंने बिल्कुल ख़राब कर दिया है। कुछ भी नहीं दे रहे, कोई हेल्थ केयर नहीं है, कोई तरीका नहीं है उन लोगों के लिए कि वो हॉस्पिटल्स तक पहुंच सकें, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है किसी किस्म का। कोई और मछलियाँ, सूखी मछलियाँ मैंने दिखाई हैं कैमरे पे, सोशल मीडिया के ऊपर है, इतनी छोटी छोटी मछलियाँ, शायद हम लोग खाते भी नहीं होंगे वो मछलियाँ सुखा के रखी हैं, वो खा रहे हैं, उससे गुजारा कर रहे हैं। राशन नहीं देते, भाषण देते हैं, राशन नहीं देते, भाषण आखिर में दो अल्फाज गुल मोहम्मद रिंद साहब हमारे नवाबशाह, गुल मोहम्मद रिंद साहब नवाबशाह से, जरदारी साहब के गांव से हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट भी रहे, दोनों बेस की दोनों तरफ से सिंध को देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम नकवी साहब, हलीम शेख साहब, उनैद साहब, प्रकाश साहब, सब दोस्त, सबको सलाम। मैं गुल मोहम्मद रंजीत साहब का फेडरल सेक्रेटरी नवाबशाह से बिलोंग करता हूँ।